नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनाव को लेकर पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अपनी अपनी तैयारियां हैं। क्षेत्रीय दल भी खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव में किस पार्टी की कैसी रणनीति है, चुनाव से पहले कौन कितना ताकतवर है, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, चर्चा हम करने वाले की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन चुनाव से पहले मंथन और बयानों की आंधी की शुरुआत और भी ज्यादा तेज हो गई है। एक ओर बीजेपी का लगातार हाई लेवल मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का चुनावी रथ शहर शहर निकल रहा है। साथ ही क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी सियासी पिच को मजबूत करने के लिए संगठन से लेकर जन समर्थन जुटाने तक के लिए काम कर रही है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का मंथन जारी है, तो कांग्रेस भी अपनी पदयात्रा निकालकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। बात करें हरियाणा बीजेपी की, तो सीएम नायब सैनी बैक टू बैक दिल्ली दौरे पर हैं। वो दिल्ली पहुंचकर पार्टी मीटिंग में शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के आला नेताओं के साथ भी मुलाकात करते हैं और अपनी चुनावी रैली से जीत का दम भरते नजर आते हैं। अक्टूबर के अंदर जो चुनाव आएगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम एक एक घर के अंदर जाएंगे। अब ये बैठने का समय नहीं है, इस भयानक गर्मी के अंदर एक एक घर में जाने का समय है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में आया है। मैं आप सब की तरफ से अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक विश्वास दिलाता हूं कि अक्टूबर में जब चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आपकी झोली में कमल का फूल डालने का काम करेगी। अब बात हरियाणा कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस अपनी पदयात्रा निकालकर जीत का दम भर रही है। अगस्त महीने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार है। इस महीने कांग्रेस की कई रैलियां होनी है। कांग्रेस को आस है कि इस बार उनको जनता का साथ है। मैं क्या करूंगा आपके लिए, हम क्या करेंगे, हम आपकी सरकार बना देंगे भाई, मंजूर है। और पलवल जहां से हमारी पार्टी का अध्यक्ष हो, जहां कर्ण सिंह दलाल हो, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा साझेदारी पलवल जिले की होगी। बहरहाल चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजियां तेज है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए मंथन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। हालांकि इन सबके बीच क्षेत्रीय पार्टियां, जेजेपी और इनेलो भी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि चुनाव में जनता किसका साथ देगी और किस पर विश्वास करेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस, मेघराज यादव प्रवक्ता जेजेपी और विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत विधु जी आपसे करते हैं। एक तरफ रैलियों का आगाज हो गया है, थानेसर की धरती से दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ में बैठक हो रही है, सरकार नए नए फैसले भी ले रही है, नई घोषणाएं भी की जा रही हैं, तो मानकर चलें कि पूरी तरह से इलेक्शन मोड पर हैं। लेकिन हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा का जो दावा आप लोग कर रहे हैं, तीसरी बार जीत की बात आप कर रहे हैं, हैट्रिक बनाने की बातें हो रही हैं, क्या लगता है कि मुमकिन हो पाएगा या एंटी इनकम्बेंसी की मुश्किलें होंगी रास्ते में? आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी जर्नलिस्ट हैं उनको भी मैं उम्मीद करूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कगार पर खड़ी दिखती है तीसरी बार सरकार बनाने की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की। जिस प्रकार से जनहितैषी काम हुए हैं और विशेष रूप से जो घोषणा परसों की गई है किसान हितैषी, मुझे लगता है इसके बाद विपक्ष के पास कुछ भी नहीं रह गया। विपक्ष पहले ही चारों खाने चित था, लेकिन जिसको कहते हैं लास्ट डाइस इन द रो, जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने जो घोषणा की कि हर फसल को 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर वो उसने विपक्ष का जो बना हुआ गुब्बारा था उसके अंदर पिन कर दिया। अब पूरे हरियाणा का किसान ये पूछ रहा है
पार्टी तो एक एक दाने को एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार है और अब से पहले भी 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदती थी। कांग्रेस की कोई सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं खरीद रही है कोई एक भी फसल एमएसपी पर? तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? झारखंड की सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? आम आदमी पार्टी की और उससे पहले कांग्रेस की पंजाब की सरकारें क्यों नहीं खरीदती कोई भी फसल? किसान हितैषी होने का जो ढोंग ये रचते थे, उस ढोंग को किस प्रकार से सतह पर ले आई है भारतीय जनता पार्टी, और उसके साथ साथ किस प्रकार से किसान हितैषी कामों की प्राचीर लिख दी है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके बाद जो है विपक्ष चारों खाने चित है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत जबरदस्त सुनामी जो है आ चुकी है। किसान खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है ढोल और नगाड़ों के साथ। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पहले जितनी इतिहास में कभी सीटें नहीं आई, इतनी सीटों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये जनता के स्नेह प्रेम और आशीर्वाद के कारण बन रही है। और ये इसलिए बन रही है क्योंकि जनता की और विशेष रूप से गरीब की चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। विपक्ष केवल गरीब को झुंझुने पकड़ाता रहा। 6 दशकों तक जिन लोगों ने राज किया, गरीब को कुछ नहीं दिया, किसान को कुछ नहीं दिया, काम करने वाले लोगों को जो है कार्मिकों को कुछ नहीं दिया। किस प्रकार से युवाओं को भी केवल झुंझुना पकड़ाते थे, लेकिन अब जो है काम करने वाले लोगों को देख लिया और साथ साथ जो है कंपैरिजन भी हो गया। मुझे लगता है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बनने जा रही है। विपक्ष के झुंझुने खत्म हो चुके हैं, विपक्ष के खटाखट झूठ की पूंजी बच चुकी है, हवा निकल चुकी है। और अब जो है विपक्ष के सामने जनता ही सवाल पूछ रही है, जनता ही जवाब मांग रही है विपक्ष से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा जहां जहां जा रहे हैं, उनसे जनता सवाल पूछ रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इतने काम कर चुकी है, इतने सारे काम कर चुकी है, उनमें से कोई एक काम तो जहां आपका राज वहां किया हो तो बताओ। और जब आप हरियाणा के अंदर थे तब आप ये काम क्यों नहीं कर पाए थे? इन दोनों सवालों का कोई जवाब नहीं रहा विपक्ष के पास। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रो इनकम्बेंसी को भारतीय जनता पार्टी नए तरीके से परिभाषित कर रही है और इस नाते से इतिहास बनाने की कगार पर खड़ी। आज तक हरियाणा के अंदर कभी भी कोई सरकार तीसरी बार जीतकर नहीं आई और इस बार भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार अपार जन समर्थन के साथ एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है, यह निश्चित तौर पर जो है एक इतिहास बनने वाला। रोड साहब, आप लोग भी कह रहे हैं 70 पार की बातें हो रही हैं, हिसाब मांग रहे हैं। विधु जी कह रहे हैं इतिहास बनाने वाली है बीजेपी हरियाणा में। तो अब जो जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लाने का प्रयास सरकार कर रही है, किसान की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, तमाम वर्गों को साधने का प्रयास है, क्या कांग्रेस के पास कोई तोड़ है इन तमाम प्रयासों का? बिल्कुल ज्योति जी, ये कांग्रेस पार्टी तो जनता जनार्दन का धन्यवाद करना चाहती है कि जिन्होंने चुनाव से 2-3 महीने पहले ही बीजेपी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो बातें नरेंद्र मोदी जी स्वीकार नहीं कर रहे थे किसानों की, खट्टर साहब ने स्वीकार नहीं करी। आज ऐसी क्या बात होगी कि नायब सिंह सैनी जी, अच्छी बात अगर वो करें, कांग्रेस पार्टी तो इस बात पर खुशी मनाती है, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे और ना ही करना चाहते। ये सिर्फ चुनाव से पहले जुमले हैं इनके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि हम 14 फसलें पहले से ले रहे थे और 10 फसलें और एमएसपी पे खरीदेंगे। आप एमएसपी पे इनकी फसलों के नाम अगर जानोगे तो नारियल की फसल उसमें शामिल है। जो चीज हरियाणा में 1 किलो या 1 लीटर नारियल पैदा नहीं हुआ होगा। अगर उसको पानी में लें तो 1 किलो नारियल का पानी बिकता है तो मार्केट में, तो 1 लीटर अगर ये दिखा दे। और कल मैं किसी डिबेट कर रही इसी विषय पे, इन्होंने कहा कि अगर हम एमएसपी पे नारियल खरीदेंगे तो हरियाणा के किसान अच्छे रेट को देख के नारियल की उपज पैदा करना शुरू कर देंगे। और उसके लिए क्लाइमेट जलवायु भी चाहिए कि नारियल हरियाणा में हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसे तो फिर ये तो वही भ्रष्टाचार है, करें हमने इतनी एमएसपी दे दी और भारत के लोग, साउथ इंडिया के लोग यहाँ पर फिर एमएसपी का रेट देख के बेचने के लिए आएंगे। अपने नारियल लेके कितना उनका ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ना उनके लिए ठीक है ना हरियाणा के लिए ठीक है। दूसरी फसल इनकी जूट है। हरियाणा में अगर 1 क्विंटल जूट, कांग्रेस की ज्योति की बात छोड़ दीजिए, मनोहर लाल खट्टर जी के और नायब सिंह सैनी जी के दोनों के कार्यकाल में अगर 1 क्विंटल जूट की फसल हुई हो तो हम जिम्मेदार हैं। सोयाबीन है, तो इसमें जो फसलें बहुत कम मात्रा में हरियाणा में होती हैं या बिल्कुल होती नहीं,
उन 10 फसलों के नाम से एमएसपी के रेट पे खरीदने का ढिंढोरा पीटकर हरियाणा के किसानों को और हरियाणा की जनता को गुमराह करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। ये और इससे अलग एमएसपी से अलग कांग्रेस पार्टी को हमारी जो मांग है वो सिर्फ कानूनन गारंटी हमें चाहिए। इसके ऊपर कानून को क्यों नहीं बना देते भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री? कौन रोक रहा है? अभी मेरे साथी तेलंगाना, कर्नाटका कहीं कहीं की बात कर रहे थे। आपने इतने स्टेटों के नाम लेने की जरूरत नहीं है बीजेपी को। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एमएसपी के ऊपर कानून ले आए, बात खत्म। कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी और किसान भी स्वागत करेंगे और जनता भी स्वागत करेगी। इससे अलग एक बात मैं ये भी ज्योति जी आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो नायब सिंह सैनी जी ने एमएसपी से 10 और फसल खरीदने की बात की है, उससे अलग भी कुछ बातें की हैं। इन्होंने कहा कि 3 स्टार मोटर अब सिर्फ आपको 10 कंपनियों से जो पहले से एक तरह से प्रस्तावित थी, उन कंपनियों की बजाय आप कहीं से भी किसान खरीद सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी का यू टर्न नहीं है? मनोहर लाल खट्टर की सत्ता में आई, इन्होंने ये शर्त रखी कि आपको 3 स्टार मोटर फलाना कंपनी से खरीदनी पड़ेगी। उसमें भ्रष्टाचार था, वो गुजरात की कंपनियां थी और उन कंपनियों के मनमाने रेट 10-15 हजार रुपए की मोटर 50-60-70 हजार तक हरियाणा के किसानों को खरीदनी पड़ी। तब 9 साल तक आप किसानों को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने के बाद जब आपकी छुट्टी होने की बात आई, अब वो कंडीशन हटा रहे हो ताकि भविष्य में कांग्रेस जांच न कर पाए। इसके विषय में जांच होगी आपसे पहले तक की जितनी मोटरों में जिन कंपनियों को आपने किसानों की खून पसीने की कमाई दी है बिना मतलब, उस बात की भी जांच होगी। सबसे बड़ा घोटाला था। दूसरा यूटर्न इन्होंने नहरी गाय के ऊपर लिया, जिससे इन्होंने एक नया नाम निकाला अभियाना, ताकि लोग ढूंढते रहे अभियाना क्या है। चुप किसान मोर्चे ने या किसी भी किसान संगठन ने आज तक नहर की गाय माफ करने की कभी इनसे बात नहीं करी और इसको कर्जा माफी कह के ये हरियाणा के किसानों को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये कर्ज माफी नहीं है, ये बिजली के बिल की तरह नहर की गाय आती है, 20-30 रुपए होती है, जिसको ये अभियाना कहते हैं। नए नए शब्द निकाल लाते हैं जिनको हरियाणा वासी न समझते, न इनको पता उस बात का। नहर की गाय के लिए किसान ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी, खट्टर या नायब सिंह सैनी की सरकार से पुकार नहीं की। आप नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा के किसान माफ नहीं करेगा। तीसरा यूटर्न इनका है ज्योति जी, मोटर से अलग ट्रांसफॉर्मर की रिप्लेसमेंट। भाई कांग्रेस के टाइम में भी कभी भी अगर ट्रांसफार्मर जल जाता था, फूट जाता था, तो वो सरकार या बिजली विभाग ही बस उसको बदलता था। इन्होंने आके उसकी कीमत किसान पे डालने का कानून बनाया, जो किसान विरोधी कानून था। हमारे समय में तो हर ट्यूबवेल के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के हुड्डा के राज में पीले रंग का ट्रांसफार्मर 25 पावर का हर ट्यूबवेल के ऊपर, हर मोटर के ऊपर रखा गया। किसान को कभी बिजली शॉर्टेज में उसकी फसल सिंचाई के बिना कभी नहीं रही थी। आज ये वो ट्रांसफार्मर की भी कंडीशन हटा रहे हैं। नहरी गाय, 3 स्टार बिजली की मोटर और अपने ट्रांसफार्मर, ये तीनों कानून एक तरह से इन्हीं के टाइम के। तो इसमें आपने क्या काम कर दिया? अगर आप 10 फसलों की बात करते हैं तो 3 ही कानून बना देते। आप बात करते थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की और एमएसपी पे कानून लाने की, क्यों नहीं लेके आ रहे? और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर तो बात होगी, तो आप लोगों पर भी सवाल उठेंगे, कानून से कम कुछ आप लोगों पर भी सवाल उठेंगे, हुड्डा साहब पर भी सवाल उठेंगे। कमेटी के चेयरमैन थे हुड्डा साहब, और ये तो कह रहे हैं अधिकांश मांगे हमने मान ली हैं। C2+50 ये फॉर्मूले में ही थोड़ा पेच है, इसे लेकर ही बार बार बयानबाजी होती है। उसमें समय लगता है और हमारे समय में कभी भी किसान ने धरना प्रदर्शन नहीं दिया कम रेट से गेहूं या जीरी बिकने के लिए। जिन फसलों पे इतना अच्छा रेट मिलता था किसान को, ज्योति जी एक नारा लगता था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जाग में। जब किसान खुशहाल था, कभी धरने प्रदर्शन नहीं हुए। हम अपनी स्थायी तरीके से दे रहे हैं। अगर हमारे समय में एमएसपी से कम कोई फसल खरीदी जाती तो भारतीय जनता पार्टी के समय में तो 750 किसानों ने शहीदी देनी पड़ी है। कल भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता साथी किसानों के बारे में कह रहा था कि 750 किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की शहीदी जो इनकी गलतियों के कारण हुई, किसान ने मजबूरी में जान देनी पड़ी, घर से बाहर रहना पड़ा
और ये उस चीज को आत्महत्या कह रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई सरकार और कोई पार्टी कैसे, चलिए मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ अब। कोई आज तक नहीं आया। इससे ज्यादा ये कैसे और ज्यादा प्रताड़ित या शर्मिंदा कर सकते हैं किसानों को। मेघराज जी। कसर छोटी और 2 महीने के बाद आने ठीक वाले है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साथ है। मार्च मीडिया भी तक कहने लगा। रोड साहब हो गई, आपकी बात पूरी हो गई, अभी आप रुकिए। मेघराज जी, आप लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी, जमानत जब्त हुई, तो दुष्यंत जी कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस गया। लेकिन चूंकि बीजेपी अभी भी सत्ता में है, जो वर्ग नाराज थे, जो फैसले जिनको लेकर लग रहा है कि नुकसान हो सकता है, उनको बदलने का काम किया जा रहा है, तो आप लोगों से तो नाराजगी कायम ही रहेगी जिन जिन वर्गों की पहले भी नाराजगी थे, या कोई नई रणनीति, कोई नया फॉर्मूला खोजा है आप लोगों ने, क्या करेंगे? ज्योति जी, आपको, मेरे सभी प्रवक्ता भाइयों को और आपके सभी व्यूअर्स को जननायक जनता पार्टी की तरफ से नमस्कार। मैं पहले स्टार्ट करना चाहूंगा कि जैसे ही आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दोनों पार्टी जो नेशनल पार्टीज हैं उनके मुखिया जो है उसमें अपना अपना जो है वक्तव्य जाहिर कर रहे थे, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं बीजेपी की स्पेसिफिक, उन्होंने कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है उनका आशीर्वाद है और केंद्रीय नेतृत्व के उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है ज्यादा आज भी डिपेंडेंट केंद्रीय नेतृत्व पर ही है। हरियाणा का जो जितना भी राजस्व था उसको जितना भी यहाँ से ले जाकर और सेंटर में देने का काम जो करते रहे, साथ में आप ये देखिए अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद इनके पास भी कहने के लिए नहीं कि हमने 9 साल में क्या किया। अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, वो कह रहे हैं कि अब की बार जो है आपकी सरकार बनेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में भी बनवाई, पंजाब में बनवाई, और कहीं ना कहीं अब जो है हरियाणा भी उनका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कि आपको यहाँ भी लॉन्च करवाने में मदद करे। जहाँ तक जननायक जनता पार्टी की बात है, जैसे आपने कहा, हम जो है 4.5 साल अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग जो है हमने समर्थन दिया था, और उसके अंदर आपने देखिए हम आज तक कोई डिस्कस नहीं करता है। ऑलमोस्ट 2 साल कोरोना काल भी रहा है, जिसके अंदर सब चीजें कहीं ना कहीं ठप हो गई। फिर हमें एक्चुअल में काम करने का 2.5 साल का ही जो हमारा गठबंधन के साथ जो हमने ग्राउंड पे ज्यादा हमने जो काम किया उसके 2.5 साल ही मिला हमें। जन समर्थन जनता के बीच पहुंचने के लिए 2.5 साल, एक जब आप शासन में आते हो तो मुझे लगता है एक उतना समय नहीं होता है कि जितना हम अपने मुद्दों के हिसाब से वहां तक पहुंच पाए और उनको अपनी बात बता सके। जब से हम अलग हुए 4.5 साल से अगर मैं बात करूं, अब हमने भी, आप ये देखिए, पूरा हमारा संगठन जो कि हमने पूरा भंग कर दिया था लोकसभा इलेक्शन के बाद, और अब हमने इतने शॉर्ट टाइम के अंदर अपना पूरा संगठन दोबारा से खड़ा कर दिया है। कांग्रेस आज भी अपने संगठन के बारे में कोई नाम नहीं लेती, आज भी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है इंस्टेड ऑफ पब्लिक के या फिर जो है अपनी पार्टी संगठन के लिए। जननायक जनता पार्टी ने अपना जन जागरण अभियान स्टार्ट कर दिया है, और उसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में जाकर दस्तक दी जा रही है। हमसे जो नाराज थे हम उनको मनाने की कोशिश करें, बहुत हद तक हम मना भी पाए हैं, और हमारे पास टाइम है, जो रुके हुए हैं उनको भी मनाएंगे। साथ में अगर आप हमारा देखेंगे, कल हमारा जो 22वां सम्मेलन था यूथ का, इंसो का हमारा, उसके अंदर भी हमने जो लॉजिकल जो है कमिटमेंट वही दी है, फर्जी नीति दी हमने। जितना भी पिटारा खोला जा रहा है, यू टर्न लिए जा रहे हैं, बार बार लिए जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी विचारधारा के साथ चलती है, यूथ की पार्टी है। यूथ को आगे लेते हुए उनसे रिलेटेड जो मुद्दे थे, चाहे उनका बस पास का हो, एडमिशन का हो, बाइक रजिस्ट्रेशन का हो, उनके जितने भी मुद्दे हम सारे उठा रहे हैं। चाहे उनका 75% हमने पिछली बार कहा था, आप ये देखिए जननायक जनता पार्टी अकेली पार्टी ऐसी जो उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाकर लगी रही। आज वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन कोई और पार्टी आज भी ये नहीं कह रही कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जो कांग्रेस इसका विरोध करती थी, आज वो कर्नाटक में 100% देने की बात कर रही है, हमारा ही ड्राफ्ट वहां पे अप्लाई कर रही है, और हरियाणा में उससे अगेंस्ट कर रही है। आज आप नए नए पिटारे खोल रहे हैं, जैसे अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि MSP को जो है 10 फसलें और ऐड कर दी गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके दस्तों को बताना चाहूंगा कि जो 10 करी है वो फसलें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से जो अप्रूव कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं फिर से केंद्रीय नेतृत्व से लेके वो 10 चीजें लाई गई हैं, जिसमें जैसा भी हम गिनवा रहे थे कि जूट है, हमारे पास जो है नारियल है, ये जो ऐसी चीजें जो यहाँ पे हरियाणा में प्रोडक्शन नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं छलावा कह लीजिए या जुमलेबाजी कह लीजिए, उन सब चीजों का पिटारा करे, यूटर्न लिया जा रहा है आबियाना। आप ये देखिए कि जब श्री मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, उन्होंने पहले ही, जब हम भी उनके साथ थे, 1 अप्रैल से उसको खत्म कर दिया गया था। ऐसा क्या हुआ कि बीच में उसको दोबारा से लाया गया और अब उसको दोबारा से खत्म किया जा रहा है? तो ये हम दिखाना क्या चाहते हैं? बार बार यू टर्न ले रहे हैं, चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
जो है थ्रू द प्रोसेस अभी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है लोगों को बीजेपी कह रही तब अभियान खत्म करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब माफ भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल माफ कर दिया गया है। उस टाइम पे भी उसको जो है पूरा क्लीन करने की बात हो गई थी 1 अप्रैल से। साथ में बताना चाहूंगा जननायक जनता पार्टी अपने पूरे मुद्दों के साथ बड़ी मजबूती के साथ मैदान में है और आप देखेंगे कि अगली बार नहीं अब की बार ही हम पूरा जो है जी जान लगाकर जो हमारे एक कार्यकर्ता लड़ेगा और सरकार बनाने में। रोजाना तो आपके नेता पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हम रूठों को बना रहे हैं जो ऑलरेडी आप लोगों के पास है, आप उनको ही नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए इलेक्शन जो होता है उसमें छोड़े जाते हैं, लेकिन अब आप देखिए अब आप पिछले आप ज्यादा नहीं कहता मैं और 15-20 दिन से देखिए किस पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी में ऐड हो रहे हैं और आगे और ज्यादा होंगे जैसे जैसे दिन आगे आएंगे इलेक्शन के। आप देखेंगे जननायक जनता पार्टी किस तरह से मजबूती के साथ एक नया विकल्प हरियाणा वासियों को देगी और डेफिनेटली सीएम बनाने के लिए हम अग्रसर रहेंगे। रेडू साहब, भूपेंद्र हुड्डा मांग रहे हैं सरकार से हिसाब, अभय कह रहे हैं हम सरकार में आके भूपेंद्र हुड्डा का ही हिसाब लेंगे। तो बहुत बार ये लगता है कि आप लोगों की जो चुनावी रणनीति है उसमें भी सरकार या बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा ज्यादा टारगेट पर रहते हैं, क्या वजह? हाँ ज्योति जी, देखिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवलाल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अब जो हरियाणा प्रदेश में हाथी लगा के चश्मा चलेगा, ना हाथ रहेगा ना कमल खिलेगा। हाथी लगा के चश्मा चलेगा, ना हाथ रहेगा ना कमल खिलेगा। जब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ है, निश्चित तौर पर और बिल्कुल धरातल स्तर पर प्रदेश के लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि अब ये गठबंधन जो है थर्ड फ्रंट के रूप में हरियाणा प्रदेश में तैयार हो चुका है। और गठबंधन बनते ही अभी 1 महीना और शायद आचार संहिता के लिए बाकी है, 2 महीने इलेक्शन के लिए बाकी हैं, लेकिन गठबंधन बनते ही ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि थर्ड फ्रंट तैयार हो गया और इलेक्शन नजदीक आते आते हम कहां तक जाएंगे। सच में ही ये बात, ये जो प्रोवर्ब मैंने बोली कि हाथी लगा के चश्मा चलेगा, ना हाथ रहेगा ना कमल खिलेगा, ये निश्चित तौर पर सही होने वाली बात है। जहां तक अभय सिंह वाली बात आपने कही है कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हिसाब मांगेंगे, वास्तव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब किसी और से हिसाब मांगने की बात करते हैं तो उनको भी अपना हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने 72,000 एकड़ किसानों से नोटिस दिखा करके 4 और 9 नंबर के झूठे दे करके उनकी जमीनें हड़प करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का काम किया, उनका हिसाब तो प्रदेश मांगेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आती है तो वो हिसाब मांगा जाएगा। किस प्रकार से चुनावी मौसम में अनेकों घोषणाएं करके और एक जाट आरक्षण का एक मुद्दा उठा करके अदर बैकवर्ड क्लासेस का 32 नौजवानों को रोहतक में मरवाने का काम किया, जो भाजपा मारने वाली है, और उसका आधार कांग्रेस ने तैयार करने का काम किया था, उसका हिसाब तो मांगा ही जाएगा, उसका हिसाब उनको दे ही देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड का जो मामला है उसका भी हिसाब प्रदेश मांगेगा। और डीएलएफ को जो 3.5 एकड़ जमीन 7 करोड़ में खरीद करके चंद ही समय में वो 58 करोड़ में बेचने का काम किया जाता है, तो उसका भी हिसाब मांगा जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत हिसाब देने हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का काम किया था, आखिर उसके पीछे क्या कारण था, क्यों स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उन्होंने लागू नहीं की, आज जो घोषणा करते हैं अपने शासनकाल में क्यों नहीं की, क्यों इन्होंने 3 कृषि कानून का जो फ्रेमवर्क तैयार किया था मेजोरिटी ना होने के कारण वो लागू नहीं कर पाए थे, आखिर उसका भी तो हिसाब देना ही पड़ेगा। लोग तो उसका हिसाब भी मांगेंगे। और सबसे बड़ा हिसाब आज के दिन जो चल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी को देना होगा, आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक कदम पीछे क्यों जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को आगे करने का काम क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या भय इनके अंदर आ गया है कि वो पीछे जा रहे हैं और अपने पुत्र को आगे करने का काम कर रहे हैं। ये माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये सारे के सारे हिसाब तो देने ही पड़ेंगे। जो हिसाब दूसरे का मांगता तो अपना बही खाता भी जरूर पब्लिक को दिखाने का काम करना चाहिए। दूसरी बात ज्योति जी, देखिए जिस प्रकार से हमारे छोटे भाई अभी राहुल जी कह रहे थे और माननीय हमारे आदरणीय है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा
कि हमने 133 करोड़ का कर्ज किसानों का माफ करने का काम किया। ज्योति जी, आप तो हमसे ज्यादा जानकार हैं। देश में एग्रीकल्चर के ऊपर 2 तरह का टैक्स लगा करता था, और ये आबियाना कोई नया वर्ड नहीं है। जैसे राकेश रोड जी कह रहे थे नए नए शब्द लेकर के आ जाते हैं, ये कोई नया शब्द नहीं है आबियाना। हम तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं आबियाना भरना है, माल भरना है। तो 2 तरह के टैक्स अंग्रेजों के समय से आ रहे, कोई नया वर्ड नहीं है ये। तो माल और आबियाना 2 तरह के टैक्स हुआ करते थे। ये टैक्स सबसे पहले जब 1987 में ताऊ देवीलाल की सरकार बनी थी, जो माल होता था, जो फसल के ऊपर लिया जाता था, वो 2.5 हेक्टेयर तक का, यानी कि 6 साढ़े 6 एकड़ तक के किसान का माफ करने का काम पहली अपनी सरकार में ताऊ देवीलाल ने किया था, और पहली कलम से उसको माफ करने का काम किया था। आज कोई नया काम नहीं है। और जो बाकी बचे हुए किसान थे, उनका फिर माफ चौधरी बंसीलाल ने करने का काम किया था। और जहां तक कर्ज माफी, ये एक आबियाना माफ करने को कर्ज माफी की संज्ञा देने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो है ज्योति जी, कर्ज माफी तो ताऊ देवीलाल ने किया था जब 1987-88 में 10,000 रुपए तक का किसी भी व्यक्ति का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था, वो किया गया था। और सरप्राइजिंग मैटर जो है इसमें ये है, ये हमारे कांग्रेस वाले भाई भी इसको जरा ध्यान से सुने। ऐसा मेरे सुनने में आया है कि चौधरी बंसीलाल के पिताजी का भी 10,000 रुपए का कर्ज उस योजना के तहत माफ करने का काम किया गया था। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगा था। जो भी किसान है जिसके ऊपर कर्ज है, कोई कंडीशनल ऐसी कोई घोषणा नहीं थी, वो जिसके ऊपर भी कर्ज है, जो चाहता है वो माफ करवा सकता है। चौधरी बंसीलाल के फादर की भी हमें सुनने में आई है कि उनका भी ये 10,000 का कर्ज माफ हुआ था। इस प्रकार से ये फैसले लागू करने का काम होता है। और हमारे साथी के तो मुंह से स्टार्टिंग में, अपने स्टार्टिंग उद्बोधन में ही निकल गई कि हमारी सरकार सत्ता बनाने के कगार पर खड़ी है, यानी कि इधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है। जिस प्रकार से सरकार ने, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बदला, अब उसके बाद फैसले दिन प्रतिदिन फैसले बदले जा रहे हैं। बहुत सारे फैसले हमारे रोड साहब ने भी बताया भी आपको, कितने सारे फैसले बदले जा रहे हैं। इसके अलावा सरपंचों वाला फैसला बदलने का काम किया, जो कि एक हट बना रखे थे कि हम मैक्सिमम 5 लाख से ऊपर की छूट नहीं देंगे, उसको दोबारा से 21 लाख करने का काम किया। और 3 कृषि कानूनों को भी वापस लेने का सेंट्रल लेवल पर काम किया गया था। तो ये अपने आप में ये दिखाते हैं ज्योति, ये तो सार्वजनिक है, सभी समझते हैं। भाई मुख्यमंत्री को बदला जाता है, पूर्व की सरकार द्वारा लिए गए एक एक फैसले को एक एक करके बदलने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो पहले फैसले सरकार ने लिए, जो पहले की सरकार थी, उसने गलत फैसले लिए, उसने हरियाणा प्रदेश के हकों को मारने का काम किया था। और आज अपनी गलती को सुधारने का काम किया जा रहा है, जो कि समय बीत चुका है। कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत है क्या। तो ये मामला इनका हो रखा। दूसरी एक और इन्होंने घोषणा की थी, चाहे 3 स्टार मोटर की बातें वो आ चुकी है, मैं उनको दोबारा नहीं कहना चाहता। इन्होंने कहा कि हम जो 137 करोड़ का मुआवजा जो कई सालों का पेंडिंग पड़ा है, उसको वापस देने का काम करेंगे। मतलब उसको 1 सप्ताह के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, विदिन 1 वीक। अच्छी बात है, वो देना चाहिए था। हाँ, 1 सप्ताह में 1 वीक में रिलीज कर दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। किसानों का हक था, वो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन आखिर ज्योति जी मुझे ये बताइए, और हमारे साथी से भी विनम्र निवेदन है कि जेन्युइन भाषा का प्रयोग करते हुए एक्सप्लेन जरूर के, बट लैंग्वेज अच्छी रहे समझाने की, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसी बढ़िया भाषा में बताएं कि 137 करोड़ जो रुपए का मुआवजा किसानों का आपने कई सालों से रोक करके रखा था। किसान की हालात का सबको पता है, किस प्रकार से साहूकारों से पैसा उठा करके अपनी आजीविका चलाता है, अपनी खेती को संभालने का और बोने का और बीजने का काम करता है। तो वो कहीं ना कहीं ब्याज पर उसको रुपया मिलता है और ब्याज उसको भरना पड़ता है। सरकार ने इनका जो हक मार करके रखा हुआ था, मेरा ये निवेदन है हमारी माननीय सरकार से कि उनको 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से जिसका जितने दिन का बनता है विद ब्याज उनका मुआवजा देने का काम करें। क्योंकि अब सरकार ने मान लिया है कि हमें मुआवजा देना था, इसलिए वो आज दे रहे हैं। अगर देना नहीं था तो आज क्यों दे रहे हैं? अगर देना था, आपने मान लिया, तो वो ब्याज रुपए देने का हक बनता है। और हमारा प्रचलन है हरियाणा प्रदेश में 2 रुपए सैकड़े का हिसाब के ब्याज से उनको वापस लौटाने का काम करें, ताकि वो किसान जो जिम्मेदार से या साहूकार से उठा करके अपना काम चला रहा था, उसको वो वापस करने का काम कर सके। ज्योति जी, ये कभी पहले भी हुआ है क्या हरियाणा के इतिहास में? जो कहते हैं वो ये कभी हुआ है क्या रेडू साहब? क्या किसानों का मुआवजा ब्याज समेत दिया हो सरकार ने? ब्याज के तो साथ बहुत कुछ हुआ है,
नहीं, ये हुआ है क्या? आप सुझाव तो नहीं, अच्छा दे रहे हैं, सरकारें देखो, जो भी आगे ब्याज आएंगे के साथ अच्छा है किसान के लिए अगर इसे अमल में मैं- लाया जाए, लेकिन नहीं, आप जब ताऊ देवीलाल कोई की बात नहीं। सरकार की बात कर रहे हैं, ये तो चौटाला देखिए, सरकार की आप बात कर रहे हैं, ज्योति जी- कभी हुआ है क्या सरकार ने अगर मुआवजा देने में देरी की हो तो ये कहें कि हम तो जी ब्याज के साथ देंगे इसे? हुआ है कभी हरियाणा के नहीं। इतिहास में, देश के इतिहास में? ज्योति जी देरी, हाँ देखिए देरी ठीक है, देखिए देरी महीने की होगी, 2 महीने की होगी, 4 महीने की होगी, कई कई सालों की देरी होना तो ये तो ब्याज का हक बनता ही है। अगर 2-4 महीने लेट हो जाता है वो तो कागजी कार्रवाई में होता है, सर्वे में हो जाता है, रिपोर्ट तैयार करने में हो जाता है। और आजकल तो डिजिटल है, यदि कोई किसान खेत में पराली जला देता है तो उसी टाइम उसकी FIR दर्ज हो जाती है और इनका सर्वे हो जाता है, ड्रोन के माध्यम से तुरंत पता लग जाता है। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आई होती है, क्यों नहीं वो बाढ़ का आंकलन उसी टाइम करते, तुरंत 1 वीक के अंदर उनको वापस भेजने का काम करते, क्यों उनको रोकने का काम किया जाता है, जानबूझ करके उनको ठीक है, लटकाने मैं का जवाब काम ले किया लेती हूँ। जाता है। आपने पहले की नीति में विधु और जी हैं आज क्या की फोन लाइन पर? जो विधु राव जी हैं टेक्नोलॉजी क्या? है उनमें बड़ा सुन रहा हूं ठीक है, विधु जी ने सभी की बातें सुनी। विधु जी, ये ठीक है, आरोप अलग अलग तरह के लग रहे हैं, लेकिन जो सार के तमाम बातों का वो ये कि अब लोकसभा चुनाव का परिणाम देखकर सरकार को पता लग गया है जनता का मूड क्या है, यू टर्न ले रही है सरकार, सभी फैसलों पर बैकफुट पर आ रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है चूंकि तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला बीजेपी को। ज्योति जी, हंसी आती है हमारे साथियों की बात सुन सुनकर, किस प्रकार से तथ्यहीन बातें करते हैं, किस प्रकार से तथ्यों से परे बातें करते हैं। यू टर्न बता रहे हैं, जो कंटिन्यूटी में किए हुए काम है उन्हीं कामों को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनी थी, मनोहर लाल जी ने पहला प्रयास किया कि फसलों को राज्य सरकार भी MSP पर खरीदे। पहले चरण में 7 फसलें खरीदी, उसके बाद 11 फसलें खरीदी, फिर 14 फसलों तक, एक बार और फसलें तक भी पहुंचे थे। अब जो बची 10 फसलें थी जिनका MSP केंद्रीय सरकार द्वारा, कमेटी द्वारा घोषित किया जाता है, उस पे हमने कहा कि हम उन 10 फसलों को भी खरीदेंगे। हिंदुस्तान में पहली सरकार बने, इसमें यू टर्न वाली बात कहां समझ आई? यू टर्न तो भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि हरियाणा ले, पहले की तरह जब भूपेंद्र हुड्डा भी एक भी दाना नहीं खरीदते थे, वो चाहते हैं कि हम 24 फसलें ना खरीदे किसान की, और अगर गलती से उनकी सरकार आ जाए तो वापिस वो एक भी फसल किसान की ना खरीदे, एक भी दाना ना खरीदे और किसान की फसलों को रुलने दें। भूपेंद्र हुड्डा यू टर्न लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था बनाई कि किसान को उसकी फसल का भुगतान बेचने के 72 घंटे के बीच में बने, और नहीं तो उसको जो है बैंक रेट पर इंटरेस्ट मिले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं नहीं भाई, चाहे विधु जी आप बात पूरी कीजिएगा, लेकिन यू टर्न वाली बात तो जो ये ट्रांसफार्मर वाली, ट्यूबवेल वाली बात है उसको लेकर कही गई है, या सरपंचों की जो राशि कम की गई थी, शक्तियां कम की गई थी, उन्हें लेकर कही गई है। यू टर्न वाली बात MSP को लेकर तो नहीं की गई है। अच्छा चलिए, मैं बड़ा हैरान था, बिना जानकारी के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड को किसने रोका है कि वो एक अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएं और 5 स्टार मोटर जो है उसमें लगाएं, और उस विधु रावल जैसे असंख्य किसान जो है उनसे सुरेश रोड से खरीदेंगे, निश्चित तौर पर खरीदेंगे। विधु रावल को कोई ज्यादा मजा थोड़ी आएगा गुजरात की कंपनी से खरीदने, लेकिन गुजरात को और देश के वेल्थ क्रिएटर्स को किस प्रकार से विलन बनाने का प्रयास किया जाता है, ये बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। गुजरात के नाम से क्या ये पैशन जताना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, कि हरियाणा के अंदर गुजरात का नाम लेकर गुजरात के अंदर क्या पाकिस्तान से आकर लोग रहने वाले हैं, या हिंदुस्तान के विरोध के लोग रहते हैं? गुजरात से इनको इतनी नफरत क्यों है? जो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं उन्हें गुजरात से इतनी नफरत क्यों है? ये स्पष्ट तौर पर। और क्या कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर राजनीति नहीं करती? सभी गुजरातियों को गाली देना, कभी कहना कि सभी उपनाम वाले जो OBC समाज के लोग होते हैं वो चोर होते हैं, कभी कहना कि गुजरात की कंपनियां हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार कर भाई से भाई को लड़ाने का काम जो कांग्रेस करती थी, जिनके मानस पुत्र रहे हैं, यानी अंग्रेजों ने तो बनाई थी ना कांग्रेस, उस नाते से कह रहा हूं भाई, उन्होंने इनको सिखा कर गए थे डिवाइड एंड रूल, कभी हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और भारत का विभाजन करवाओ, और कभी गुजरात को और हरियाणा को लड़वाओ। इस प्रकार की जो राजनीति कांग्रेस करते हुए अपनी नाकामियों को, अपने निकम्मेपन को और अपने भ्रष्टाचार को छुपाती है। असल बात तो यह है कि भूपेंद्र हुड्डा की अक्रमण्यता के कारण जो है हरियाणा के 33 से अधिक ब्लॉक जो हैं वो डार्क जोन में चले गए। NGT ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई नया ट्यूबवेल लग नहीं सकता। ये तो मनोहर लाल जी की सरकार और बाद में चौधरी नायब सिंह सैनी की सरकार थी, जिन्होंने कोर्ट के अंदर NGT के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कोर्ट के अंदर हरियाणा की सरकार ने जब हर प्रकार का प्रयास किया, हाथ पैर जोड़े, कोर्ट के आगे एफिडेविट्स दिए और ये कोर्ट को यकीन दिलाया कि हम 5 स्टार मोटर लेंगे, तो कोर्ट तब तैयार हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की
जो नाकामियां हैं उसको छुपाकर उसका खामियाजा हरियाणा का किसान ना भुगते। और डार्क जोन को उन्होंने रिलीज किया, एनजीटी से हमें बचाया इस प्रकार से किसानों को। अब ये उसका भी उल्टा कहते हैं कि 5 स्टार मोटर जो है गुजरात की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। मतलब तो ये फैसला अगर इतना अच्छा था तो इसमें अब क्यों बदलाव कर रहे हैं और 10 ही कंपनियां क्यों निर्धारित बदलाव नहीं कर रहे? नहीं, ये जो कंपनी अब छूट जो दी गई है किसानों को, ये तो कह रहे हैं करप्शन कर दिया, अब तो जांच से बचने के लिए कर रहे हैं, ये किसानों की नाराजगी से बचने के लिए कर रहे हैं। तो पहले जो कंपनियां जो निर्धारित की गई थी अब उसमें क्यों बदलाव किया गया? क्या जरूरत पड़ गई फिर? ज्योति जी, जो इनके सवाल कम है क्या जी? आप भी नहीं का सवाल गई, इन्हीं का सवाल दे पाएंगे आप? यही तो पूछा था विदु जी, ये सवाल ये पूछा था। चलो आप पूछिए, लेकिन फिर मुझे इतनी भी अनुमति दीजिएगा कि इनके अरे रोड साहब ने ये सवाल पूछा था, रोड साहब ने ये सवाल पूछा था कि 10 कंपनियों को पहले जो किया गया था उसमें क्यों चेंज कर रहे हैं? ये चरणबद्ध हुआ, सुनिए, ये चरणबद्ध हुआ। जो एनजीटी से हमारा डार्क जोन जो 33 हमारे ब्लॉक जो हो चुके थे घोषित, वो सशर्त टूटे थे, बिना शर्त नहीं टूटे थे। उसमें चरणबद्ध थी, उसमें बहुत सारी शर्तें थी। उनमें एक शर्त थी ड्रिप इरिगेशन की। क्या ये संभव है कि 100 की 100% हम हरियाणा के किसान ड्रिप इरिगेशन से अपनी सिंचाई करें? नहीं संभव है, लेकिन हमें वहां करना पड़ा। और चरणबद्ध तरीके से हम धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए अपनी साथ साथ स्टेटस रिपोर्ट जो है एनजीटी को देते हुए ये धीरे धीरे करते हुए रिलैक्स करते आए हैं और इस स्थिति में आकर आज पहुंच गए हैं कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसानों को लाभ पहुंचा पाए। इसको यू टर्न बोलना खेदजनक है। इनके गिरबान में झांक के पूछना चाहिए कि जब डार्क जोन बन रहे थे उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन सी दवाई लेकर सोए हुए थे? उस समय क्यों निंद्रा में थे? सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि सवाल हमें ही पूछने पड़ते हैं, जवाब भी हमें ही देने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, हम ये काम भी करेंगे, निरंतर करेंगे। दूसरे हमारे एक भाई का कहना था, आपने उनको करेक्ट भी करा, उन्होंने कहा अभियाना शब्द सुना ही नहीं उन्होंने। अरे भाई, कभी खेत खलिहान और किसान के आसपास कभी भटकते तो अभियाना शब्द पता होता। अब मैं भाषा विशेषज्ञ तो हूं नहीं कि मैं सबको भाषाएं सुनाता रहूं। एक व्यक्ति कहता है कगार पर खड़े होने का मतलब इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। आज तक तो हमने ये सुना था कि जब क्रिकेट खेलते हुए बल्लेबाज जो है 98, 99, 97 पे पहुंचा होता है तो कहते हैं शतक की कगार पर है। अब कोई आकर उसका ये इंटरप्रिटेशन दे कि वो 97 रन पर पहुंच गया, अब 0 पर भी आउट हो सकता है और 100 पर भी बना सकता है। अब फिर उम्मीद भी करते हैं कि मैं बहुत अच्छी भाषा रखूं, जो कि मेरी है अच्छी भाषा। भाषा बिगड़ती कब है? जब ये परिवारवादी पार्टियां, जो कि पार्टियां ना होकर प्राइवेट लिमिटेड हैं, यहाँ नौकर और मालिक का रिश्ता है, यहाँ कार्यकर्ता और नेता का रिश्ता नहीं है। जब जैसे ही मैं चौटाला साहब के उस कुकर्म की याद दिलाऊंगा तुरंत भाषा इनकी बिगड़ जाएगी और भाषा के ऊपर मेरे ऊपर बताएंगे। जैसे ही मैं एक सत्य बताऊंगा जो इस देश के अंदर सत्य है, ये भूल जाना चाहते हैं कि ये सत्य नहीं। जब मैं याद करवाऊंगा कि भ्रष्टाचार के मामले में 3 कोर्टों द्वारा सजा याफ्ता जो है सजा पूरी कर चुके भूपेंद्र सिंह, माफी चाहूंगा, ओम प्रकाश चौटाला जी, वो जब जेल से बाहर निकले तो आय से अधिक संपत्ति में फिर उनको जेल हो गई। ऐसा बताते ये उबल जाएंगे, फिर भाषा इनकी बिगड़ जाएगी और उल्टा आरोप मेरे पर लगाएंगे। कुल मिलाकर विषय सीधा सीधा सा है। कुछ लोगों ने हरियाणा प्रदेश का समय बर्बाद किया है। हरियाणवियों के जीवन को जो है सुलभ बनाने के बीच में रोड़ा बने रहे। कहा तो राजनीतिज्ञों को इसलिए जो है सत्ता सौंपी जाती है जनता द्वारा ताकि जीवन को सुलभ बनाए, आम लोगों के जीवन को सुलभ बनाए। कहां पर इन लोगों ने अपना घर भरने के चक्कर में जिनके जो मामले सिद्ध हुए बाद में कोर्ट में, इन्होंने केवल और केवल हरियाणा को बर्बाद किया है। अब हरियाणा और हरियाणवी से आगे निकल चुके हैं। अब ये बीती हुई पार्टियां हो चुकी हैं। अब इनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। अगर देखना पसंद करते होते तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस साथ वो बदतमीजी पानीपत में क्यों होती? क्यों एक युवक को थप्पड़ मारना पड़ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? अगर इतने ही ये प्यारे होते, याद करना पड़ेगा। तो थप्पड़ मारना पड़ना ये तो किसी की मजबूरी नहीं हो सकती। किसी भी जनप्रतिनिधि को थप्पड़ मारना, इसको ना जस्टिफाई किया जाना चाहिए, ना इसको महिमा मंडित किया जाना चाहिए, और ना ये किसी की मजबूरी हो सकती है। किसी पर स्याही फेंकना, थप्पड़ मारना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गलत तरीका है। ज्योति जी, ये तो अच्छी बात नहीं ना। आप उनको ये गलत ही तरीके, इसको तो ये नहीं कहना चाहिए ना कि क्यों थप्पड़ मारना पड़ा। ये तो किसी भी नेता को थप्पड़ मार सकता है और ये गलत है। मेरे आशय को मैं उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। सबसे पहले लोगों में निंदा करने वालों में मैं हूं। यह हरियाणा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर जोर से थप्पड़ रचित किया था एक हमारे पानीपत के युवा ने। मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये भी तो बात याद करेंगे ना, उसके कारण क्या थे। जब ये अफजल के और बुरहान वानी के कारणों तक पहुंच जाते हैं आतंकवादियों के, तो उस बेचारे कमल मखीजा के भी तो कारणों तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों मारना पड़ा था थप्पड़ उनको?
क्यों मारना पड़ा था। लेकिन खैर ये दुर्भाग्यपूर्ण था, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं ये जरूर याद करवाना चाहता हूं कि ये कोई बहुत अच्छे लोग नहीं थे, इनसे बड़ी मुश्किल से हरियाणा की जनता ने पिंड छुड़वाया है। अब जब एक बार छुड़वा लिया है तो वापिस उस दलदल में फंसने का तो कोई कारण ही नहीं पैदा होता। खास तौर पर तब जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्राचीर लिख रही हो, किसान कल्याण की प्राचीर लिख रही हो, गरीब कल्याण की प्राचीर लिख रही हो, जब हरियाणा के अंदर आम हरियाणवियों का तो जीवन स्तर बढ़ा ही रही हो, हरियाणा भी एक के बाद एक सूचांक में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनकर आ रहा हो, ऐसी स्थिति में हरियाणा वाले क्यों चाहेंगे कि ऐसे बुरे लोगों के पास जाए जिनसे पिंड छुड़वा कर आए। ठीक है, चलिए रोड साहब आपसे उतर लेंगे। रेड्डी जी आपको भी कुछ कहना था, आएंगे आपके पास भी। एक तो वेदू जी ने ये कहा कि आप लोग जा रहे हैं जनता के बीच, हमसे हिसाब मांग रहे हैं, पदयात्राएं कर रही है, लेकिन जनता उल्टा आपसे ही हिसाब मांग रही है। रेड्डी साहब भी कह रहे हैं हम हमारी सरकार आने पर भूपेंद्र हुड्डा से हिसाब मांगेंगे। तो जो सबसे बड़ा चुनावी कार्यक्रम है आप लोगों का, हरियाणा मांगे हिसाब, उसी पर सवाल उठ रहे हैं। जी, हरियाणा मांगे हिसाब जनता के दर दर तक पहुंच रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ज्योति जिससे परेशानी हो रही है। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं, हमारे से हिसाब लेने के लिए तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। आपने सत्ता किस लिए दी थी? कांग्रेस पार्टी पे बड़े बड़े झूठे आरोप लगाकर, और जिस कैग जिसको बोलते हैं सीएजी, विनोद राय जी चेयरपर्सन होते थे ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल हेड थे, उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया, जिन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, चाहे 2G थी चाहे कोई और थे। और जिन लोगों पे आरोप थे, सबसे बड़ा आरोप नवीन जिंदल जी पे था। ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोयला घोटाला हुआ है देश में। कांग्रेस पार्टी ने तो 14 से लेकर 24 तक नवीन जिंदल जी को उस दिन तक, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चले गए, किसी भी पद पे नहीं रखा, कोई टिकट नहीं दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्हीं नवीन जिंदल जी को, जिनके ऊपर मोदी जी खुद बड़े आरोप लगाते थे, कोयला चोर बोलते थे, उस समय नवीन जिंदल जी हमारे सम्मानित नेता थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके थे, बड़े उद्योगपति भी थे। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में आकर मोदी जी ने उनको कोयला चोर कहा था उनके संसदीय क्षेत्र में। आज वही नवीन जिंदल जी भारतीय जनता पार्टी को प्यारे लगे, क्योंकि पूरे 10 साल में नवीन जिंदल जी के ऊपर भी कोई आरोप तय नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। या तो ये सरकार निकम्मी है, या तो ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, भ्रष्टाचारियों के मुकदमों को माफ कर गले लगाती है, पैसे का खेल खेलती है, और या फिर ये काबिल नहीं है जो जांच करके दोषियों को सजा नहीं दे सकते। दोनों हालातों में इनका सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि या तो वो आरोप झूठा था जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के पावन तक धर्म सरोवर पर लगाया था कि आपका सांसद पूरे हरियाणा के लोगों को अपमानित किया था, ये कह के कुरुक्षेत्र के लोगों को ही नहीं, कि आपका हरियाणा का सांसद नवीन जिंदल जो यहाँ धर्म क्षेत्र से चुनकर आपने भेजा, वो कोयला चोर है। और आज 15 मिनट पहले उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई और 15 मिनट बाद उनको टिकट दे दिया। और 14 से 24 तक मैंने तो किसी अखबार में, टीवी में नहीं पढ़ा कि नवीन जिंदल जी को एक दिन भी जेल हुई है। तो इससे गिरेबान में जानकर इनको देख लेना चाहिए कि इनके आरोपों में क्या सच्चाई है। और हम तो एक बात और, ज्योति जी, केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाए थे। केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन में हमारे साथ, हमारे सहयोगी दल की तरह खड़े हुए। हर डिबेट में यह पूछा गया हमारे से कि जो केजरीवाल आरोप लगाते थे, कांग्रेस पार्टी ने उनसे समझौता किया, इंडिया गठबंधन में उनको लिया। हमने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाने वाले अगर हमारे साथ खड़े हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है। इसका मतलब ये निकलता है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि आरोप झूठे थे और केजरीवाल जी भी सत्ता में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित, विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा आयोजित अन्ना आंदोलन की उपजित है केजरीवाल। हमारे सहयोगी रहे होंगे, वो एक अलग रिकॉर्ड है उनका। लेकिन आरएसएस की उपज के तौर पर भारत की राजनीति में उभरे केजरीवाल जी जब आरोप लगाते थे, तब ना तो कांग्रेस पार्टी ने तब नफरत की केजरीवाल से, और जब आरोप साबित नहीं हुए उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, कांग्रेस के साथ वो इंडिया गठबंधन में आए, कांग्रेस पार्टी ने तब भी गले लगाया। एक ये मैसेज दिया कि भारत की राजनीति में हमें बिल्कुल स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ना है, पक्ष और विपक्ष में कोई हमने किसी तरीके की नफरत नहीं रखनी जो मोदी जी रखते हैं। और मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने उल्टा भ्रष्टाचारियों का अपने साथ लगाकर टिकट बांट दिए। कितने टिकट कांग्रेस पार्टी के आरोपित नेताओं पे हैं
और ज्योति जी यही नहीं, 23 गंभीर आरोपों के अपराधियों में से 21 गंभीर आरोपियों को इन्होंने बरी कर दिया। ये पूरे देश का आंकड़ा है, जिनके ऊपर 302 तक के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, उनमें से 21 लोगों को इन्होंने बरी कर दिया। 2 लोग बचे हुए हैं, शायद कोई कोर्ट की प्रक्रिया में लिटिगेशन में कोई दिक्कत होगी, उनको भी कर दे। ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों को नहीं, ये संगीन आरोपों के अपराधियों को, या पेनी जिन्होंने जीत के साथ कैसे किसानों को पुतला था, उनके साथ इन्होंने उनको क्या तोहफा नहीं दिया इसके बावजूद भी। और ब्रिज मोहन शरण, उनके बेटे को इन्होंने सांसद का टिकट दे दिया, जिन्होंने पहलवान बेटियों को शर्मसार करे दिल्ली में। और नरेंद्र मोदी की जालिम सरकार की पुलिस ने बेटियों को कैसे घसीटा, इसके बावजूद भी ब्रिज मोहन शरण के बेटे को नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बजाय उनको पुरस्कृत किया। ये लोग किसानों की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। किसान शब्द भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता के मुंह से अगर निकलता है तो उसमें साजिश की बू आती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये विपक्ष नहीं कह रहे, ये तमाम हिंदुस्तान की जनता कह रही है। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अरे आपने 70 साल के बुजुर्गों के ऊपर ठंडी पानी की बौछारों के दोबारा उनकी जान ले ली। आपने कुरुक्षेत्र में सितंबर 2020 के महीने में सर्दी लगी थी और उसी समय आपने कैसे बौछारें करके कितने बुजुर्गों को घायल कर दिया। लाठी चार्ज की बिजली के कनेक्शन काट दिए जब वो बॉर्डर पर पड़े थे। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी सिंधु बॉर्डर को खोलने का तो हौसला नहीं दिखा पाते। आप किसान का एमएसपी दे दोगे? किसान यही बात चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा की चौपालों में ये चर्चा हो रही है ज्योति जी कि जो भारतीय जनता पार्टी माननीय कोर्ट के आदेश का पालन करके सिंधु बॉर्डर नहीं खोल पा रही, वो किसानों को बिना मांगे उनकी नहर की हरियाणा या गाय को कैसे माफ कर रही है? नहीं है। ठीक है, और एक इन्होंने दादूपुर नदवी नहर, मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ अभी जी, इन्होंने दादूपुर नदवी नहर भी बंद करी थी। क्या वो भी डार्क जोन के कारण बंद करी? खट्टर साहब ने बंद करी। 600 गज के प्लॉट की योजना बंद करी और उसे डिनोटिफाई किया गया था, उसको प्रासंगिक नहीं बताया गया था। कुछ किसानों की ओर से, शाहबाद के किसानों की ओर से धन्यवाद भी सीएम का कहा गया था उस वक्त। चलिए मेघराज जी, आपसे आवाज नहीं सुन पा रहा मैं जो। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई है। मेघराज जी, आपका लास्ट कमेंट चर्चा को लेकर, क्योंकि अब कुछ नाम भी सामने आ गए हैं कि डब्बाली से दिग्विजय लड़ेंगे, उचाना में ही दुष्यंत रहेंगे, जुलाना के विधायक इस बार भी उम्मीदवार होंगे, राजदीप फोगाट को इस बार आप लोग दादरी से लड़वा रहे हैं चुनाव। तो लोकसभा में जितना बुरा प्रदर्शन था उसके बाद, क्योंकि बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़कर भी गए, बड़े पदाधिकारी छोड़कर भी गए, तो आप उम्मीद कर रहे हैं विधानसभा में कोई नया चमत्कार, कोई करिश्मा होगा कि कम से कम पिछली बार जो आप लोग कर पाए थे उतना कर पाए? जी ज्योति जी, मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि जितनी भी डिबेट अभी हमने सुनी, मुझे गर्व है एक ऐसी पार्टी का सिपाही होने का और एक ऐसे युवा नेतृत्व के साथ काम करने का कि जिसके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं, कोई करप्शन का कोई ऐसा नेता हमारे पास नहीं है जो हमारे आरोप तो जितने भी कथित घोटाले थे वो दुष्यंत के विभागों को लेकर ही थे। आप ये मत कहिए कि आरोप नहीं है, वो सच है, झूठ है, सही है, गलत है, वो दूसरी बात है। सही गलत आरोप। और आपके नेता जिस मामले में अभी ओपी चौटाला की बात कर रहे थे, आपके नेता भी सजा पूरी करके आए हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके खिलाफ भी चल रहा है। तो आप ये मत कहें कि आरोप नहीं है। ये इससे मत जाइए आप, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। बट मेरा कंसर्न ये है, क्यों ना जाए, आप ये कह रहे हैं ना आरोप नहीं है, तो मुझे तो फैक्चुअली ठीक करना मेरा काम है, मैं बैठी हूँ यहाँ पर। अभी आप सुनिए, अगर आप आरोप की बात करते हैं तो जैसे जिस पार्टी के साथ, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, जिस पार्टी ने उन्होंने दिल्ली से, पंजाब से क्लियर किया, करप्शन के बेस पे किया, इतने साल के करप्शन के बेस पे पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आई, उसको अगर आप साथ लेकर इलेक्शन लड़ रहे हो तो किस मर्यादा और किस औचित्य के साथ आप जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं? बीजेपी की अगर बात करते हैं, 10 में से 6 एमपी जो है कांग्रेस पार्टी के आपने लिए, जिनके ऊपर खुद आपने आरोप लगाए हैं। कम से कम जननायक जनता पार्टी है, हमारा यूथ नेतृत्व ऐसा है जिसने पूरा लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ा, अपने 10 के 10 एमपी उतारे, प्लस साथ में करनाल के लिए भी उपचुनाव हमने लड़ने का काम किया। जहां भी देख रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में भी हमने अपने संगठन को इतनी मजबूती के साथ इतनी स्पीड से दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने का काम किया। आप देखिए, हम पहली पार्टी हरियाणा के अंदर जिसने इतने शॉर्ट टाइम के अंदर सबसे पहले अपनी जो है क्या टिकटें सबके सामने क्लियर किए, 30 टिकटें हमारी फाइनलाइज हो चुकी है, जो उनका बीबी जो है उसको अनाउंस कर दिए। क्योंकि एक हमारा विजन है, हम कोई गलत कमिटमेंट और जो है आंखों में धूल रोकने का काम नहीं करते। जो हम डिलीवर कर सकते हैं वो हम टेबल पे रखते हैं, वो हम जो लोगों के साथ जाते हैं
जन जागरण अभियान के थ्रू हम लोग जहाँ जो आप कहते हैं नाराजगी, आज किसानों को पता चल रहा है कि हमने जो 4.5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना का था, तो 2.5 साल के अंदर हमने किसानों के लिए क्या किया। जहाँ 2-2, 4-4 रुपए के मुआवजे के चेक आते थे, किस तरह से मुआवजा दिया गया, किस तरह से उनकी फसल का 2 दिन के अंदर पेमेंट होती थी, 1 महीने के अंदर व्यापारी का पैसा उनके पास आ जाता था। आज वो चक्कर काटते घूम रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तब अभी इलेक्शन का टाइम है। जब जैसा आपने बोला कि लोग छोड़े गए थे, अब आप देखिए कि जननायक जनता पार्टी का टाइम आ गया, जिसमें लोग जुड़ना शुरू करेंगे। और जितनी भी पार्टीज है, आप लोग डरी हुई है। 10 जो है MLA हर विधानसभा से उन्होंने अपने छोड़ दिए थे कि हम आपको भी कर देंगे, और अब वो घबराए हुए कि कहीं अपने टिकट डिक्लेयर कर देना और छोड़ के चले जाए ना। तो आप देखिए धीरे धीरे जैसे समय आएगा, जननायक जनता पार्टी इतनी स्पीड से ग्रो करेगी। और मैं आपसे आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि हम हरियाणा का नेतृत्व यूथ दोबारा करने के लिए तैयार है, और जल्दी आपके बीच में होगा। रेड्डी साहब, आप कह रहे थे कि हाथी चश्मा लगाकर निकलेगा, सरकार में आएंगे, बड़े बड़े दावे आप लोग कर रहे हैं। बीएसपी के साथ तो आप लोगों ने पहले भी गठबंधन किए हैं, कोई खास कमाल नहीं कर पाए। 2018 में जब आप लोगों की पार्टी का विघटन हुआ, उस वक्त के लोग आपको छोड़कर भी चले गए थे, आपकी पार्टी को। ज्योति जी, हाथी लगा के चश्मा चलेगा, ना हाथ रहेगा ना कमल खिलेगा, ये बिल्कुल सत्य बात होने जा रही है। जो पहले हमने गठबंधन किया था बीएसपी के साथ 1996 में, उस टाइम भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, बहुत बढ़िया। हमने मेरे ख्याल से 5 लोकसभा की सीटें जीतने का काम किया था, और हमने केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने में योगदान करने का काम किया था। उसके बाद जो हमारा 2018 का गठबंधन था, वो हमारी पार्टी में फूट के कारण टूट गया था, वो मैच्योर नहीं हो पाया था। लेकिन अब फिर दोबारा जो हमारा गठबंधन हुआ है, जब देखिए किसान और कमेरा, किसान और दलित समुदाय, ये 2 ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है हरियाणा प्रदेश की। एक किसान है, एक मजदूर है, एक कमेरा है। जब इनका गठबंधन हुआ, इनका ये एक हुए, तो वास्तव में एक बड़ी ताकत का मेल हुआ है, और ये ताकत सबको हिलाने की काम करेगी। हाथी चलेगा चश्मा लगा, हाथी चश्मा लगे, हाथी लगा के चश्मा चलेगा, और न हाथ रहेगा ना कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे साथी ने कहा, बड़े प्यार से कहा, अच्छी बात है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और अजय सिंह चौटाला की जेल हुई थी, निसंदेह हुई थी। लेकिन किस केस में हुई थी? 3206 टीचर को नौकरी दी थी, और वो टीचर आज सारे प्रमोटेड हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना घर का चूल्हा जो ना चलाए हुए हैं, घर परिवार को, अपने बच्चों को पालने का काम किए हुए हैं। उस एवज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल हुई, और वो पूरी कर करके बाहर आ गई। लेकिन साथियों, आप जरा ये देखिए, हरियाणा प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अपने दम पर, और वो आशीर्वाद जनता का इनको मिला के 2 बार लगातार बन गई। जब ये सरकार से बाहर जाएंगे ज्योति जी, और जब एक एक फाइल खुलेगी, तो देखना कितने बड़े करप्शन यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में हो रहे। 50-100 करप्शन, मैं अब यहाँ गिना करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता। बहुत सारे, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, पेपर घोटाला, जो डेंटल डॉक्टर घोटाला, और फरीदाबाद घोटाला, रोहतक घोटाला, बहुत सारे घोटाले हैं। जब दूसरी सत्ता आएगी और जब ये फाइलें खुलना शुरू होगी, तब हम भाई से जवाब मांगेंगे कि ये घोटाले किस में कितने हुए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन के ऊपर एक ये 3206 कर्मचारियों का, अध्यापकों के बात को छोड़ करके आज तक किसी प्रकार का कोई घोटाला उस शासन का नहीं है। ये खामखाई इसको प्रचार करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो होती थी, इन्होंने कहा कि कोई हैट्रिक, कोई शतक लगाने वाला है, 97% पर खड़ा है, तो 100% तो कगार पर हो गया। बिल्कुल हो गया। 60% वाला कह सकता है हम 60 के कगार पर हैं, 90 वाला कह सकता है हम 90 के कगार पर हैं, 100% वाला कह सकता है हम 100% के कगार पर हैं। और यदि कोई साथी ये कहे कि हम जीत के कगार पर हैं, इस शब्द को पकड़िए, इस वर्ड को समझिए मेरे भाई। आपने कहा कि हम जीत के कगार पर हैं, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। आपने ये मानना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, अब ये कह रहे कि हमने गरीबी खत्म कर दी है। हरियाणा प्रदेश की लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास पॉपुलेशन है टोटल, और उसमें 1 करोड़ 50-55 लाख लोग जो है ना, उनको फ्री का राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, बीपीएल कार्ड का राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आखिर मोर देन 50% हरियाणा का प्रदेश फ्री का राशन लेने पर मजबूर क्यों किया गया है? ऐसा क्या कारण रहा कि ये फ्री का राशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है? उनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको संपन्न क्यों नहीं बनाया जा रहा? इसका हिसाब तो इनको भी देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, हाँ, विधु रावल का एक बात मैं बिल्कुल सही मानता हूं।
देखिए, कांग्रेस की कई स्टेट में अभी सरकार है, महाराष्ट्र में है, हिमाचल में है, कई में तो छत्तीसगढ़ खैर में नहीं। है। ये कह रहे हैं हम हरियाणा में यदि आ गए, प्रदेश की जनता ने हमारे को मौका दे दिया तो हम हरियाणा प्रदेश में चार चांद लगाने का काम करेंगे, हम हरियाणा के किसानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम गरीब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम बुजुर्ग पेंशन देंगे, पोर्टल बंद करेंगे, फला करेंगे। भाई, जहां तुम्हारी सरकार है, जहां लोगों ने आपको दे रखा है मौका, तो वहां तो करके दिखा दो। आप हरियाणा प्रदेश की जनता कैसे विश्वास करे आपके ऊपर? आप बताओ कि हमने महाराष्ट्र में ये लागू कर दिया, भाई हरियाणा में भी लेकर के अब हम लागू करेंगे। ये तो जवाब मांगेंगे और देना भी पड़ेगा। आपने तो आम आदमी पार्टी वाली बात कर दी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कहती है कि हम शिक्षा का सुधार करेंगे। पंजाब में ज्योति जी, आज वो प्रवक्ता नहीं है, कोई बात नहीं, पंजाब में अकेले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की एक न्यूज छपी, 90 प्राइमरी स्कूल है जिनमें से 28 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं, 38 स्कूलों में एक टीचर है और 40 हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 40 स्कूल है उस डिस्ट्रिक्ट में, एक में भी प्रिंसिपल नहीं है, हेड मास्टर नहीं है। ये शिक्षा के लिए हरियाणा को लेकर हमने चर्चा की थी। आपका कर रहे हैं। शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो तमाम दलों की जो तैयारी चल रही है, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और कैसी तैयारी है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।